Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineer. तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है सिविल इंजीनियर के लिए। ऑन साइट जब आप जाते हो तब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है गाइस, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसे कैसे निकाला जाता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड, हाई स्ट्रेंथ। उसके बाद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए कितनी होती है, स्टील के लिए कितनी होती है गाइज। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइज। एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए गाइज। उसके बाद देखेंगे लोडिंग कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन आप जब डिज़ाइन करते हो तब आपको कौन से लेने होते हैं गाइज। उसके बाद जो भी हमारे सिंगली रेनफोर्स बीम है, डबली रेनफोर्स बीम है, उसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे गाइज। कंप्रेशन साइड, टेंशन साइड, ये टी बीम क्या किसे कहते हैं, टी बीम। उसके बाद एल बीम किसे कहते हैं। उसके बाद साइजेस ऑफ बीम, मिनिमम साइजेस कितनी होनी चाहिए बीम के लिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर के लिए। ओके, ऑन एक्चुअल साइट प्रैक्टिसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे गाइज। प्रॉपर प्लान में हम डिस्कस करेंगे कि साइजेस ऑफ बीम आपको कैसी होनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए। उसके बाद हम स्टेयरकेस का पूरा डिज़ाइन करेंगे। उसमें जो भी टाइप्स होते, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं स्टेयरकेस के लिए, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी गाइज। वीडियो लंबा होगा मगर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। डिज़ाइन प्रोसीजर उसमें कवर करेंगे स्टेयरकेस के लिए आपको। ओके, तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है गाइज। एंडिंग तक देखना, मिस मत करना। पूरा डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे स्टेयरकेस के लिए। ओके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सब कवर करेंगे उसमें। ओके, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी गाइज। उसके बाद आप जब कॉलम के लिए आपको पता होना चाहिए एक्सेल कैसे कहते हैं, यूनि एक्सेल कॉलम, बाई एक्सेल कॉलम, अलग अलग टाइप्स होते हैं कॉलम के भी। वो भी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर पता होनी चाहिए गाइज। जब आप कॉलम के पोजीशंस लेते हो, उसका ओरिएंटेशन लेते हो, तब आपको इन बैक ऑफ माइंड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। ओके, यहाँ पर आप ये जो प्लान देख रहे हो गाइज, इसमें आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जब आप इसका आरसीसी डिज़ाइन बनाते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, उसका शेड्यूल जब बनाते हो आप, तो उसको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके पहले भी हमने डिटेल में डिस्कस की है। इसके पूरा बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, फाउंडेशन से लेके टेरेस स्लैब तक हर एक चीज़ यहाँ पर हमने इसकी डिटेल में देख ली है गाइस। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे डिज़ाइन के, आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस के ऊपर, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि डे टू डे वर्किंग में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं हमारे जो भी स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए जो भी हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रखती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट क्या होता है। इसमें आप देख सकते हो कि जो भी हमारा आईएस कोड, यहाँ पर हमारा सील्ड सिलेंडर के लिए, स्टैंडर्ड बीम से टेस्टिंग के लिए IS 516 है। उसके बाद आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी हो तो आपको FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसके बाद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट देखा जाए तो इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK आपको पता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर एक ग्राफ स्टेशन करो बिहेवियर ऑफ कंक्रीट के लिए। उसके बाद है गाइस जो कि हमारी कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है, उसकी रेंजेस होती है 0.15 टू 0.20। यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली जो 0.15 लेते हैं गाइस डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए,
उसके बाद देखेंगे स्ट्रेशन कर्व फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए हमारा स्ट्रेशन कर्व देख सकते हो यहाँ पर। ओके, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑकर अप्रोक्सीमेटली एट 0.02 रेंज, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो ई मैक्स होता है। उसके बाद इस लॉन्ग म्यू होता है हमारा 0.035, यहाँ पर देख सकते हो 0.035 के लिए आपको फेल्यूर स्ट्रेंथ वैरीज फ्रॉम 0.003 to 0.005 as per IS code 456 which permit the maximum strength in a concrete strain in a concrete। ओके, यहाँ पर एक आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल कर्व, जो मैक्सिमम वैल्यू अपना स्ट्रेन की वो आपको मिलेगी 0.002 के लिए। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ पर जो भी 0.03 और 0.035। ओके, ये आइडियलाइज कर्व है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में। जब से आपको श्रिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ कंक्रीट। ओके, वो वैरीज होता है इन रेंज 0.0002 टू 0.007। ओके, इसी तरह क्रीप ऑफ कंक्रीट में आपको देख सकते हो एक ग्राफ है क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए, यहाँ पर आप इजीली समझ जाओगे इसे देख के। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो भी क्रीप ऑफ कंक्रीट होती है उसमें आप जो भी क्रीप का कोएफिशिएंट होता है वो 7 डेज़ के लिए 2.2 होता है, 28 डेज़ के लिए 1.6, 1 ईयर के लिए 1.1, यानी कि जैसे टाइम बढ़ता है उसका क्रीप कोएफिशिएंट कम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनली। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे एज बढ़ेगा वैसे हमारा क्रीप का जो वैल्यू है वो कम हो सकता है गाइस, स्पेसिमेन अंडर कांस्टेंट लोडिंग। ओके, उसके बाद स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट है वो आज हम कवर करेंगे गाइस। उसमें जो भी माइल्ड स्टील है, HYSD है, उसके बारे में जो भी डिटेलिंग है वो आगे देखेंगे गाइस हम। ये तो समझ आ गया होगा आपको कौन सी चीज़ें बेसिकली आपको एग्ज़ाम में भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील रेनफोर्समेंट के लिए हमारे 2 सेक्शन होते हैं। एक तो माइल्ड स्टील हुआ जिसमें राउंड बार होते हैं, उसके बाद HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए और ये आइडियलाइज कर्व फॉर माइल्ड स्टील है। ओके, माइल्ड स्टील यानी कि FE 250 और हमारा टेंसाइल HYSD बार होता है FE 415 और FE 500 के लिए। यहाँ पर इसका ये आइडियलाइज कर्व है FE 415 और FE 500 के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर। जब आप एग्ज़ाम का कोई भी प्रिपरेशन करते हो आपको MCQ में आ सकते हैं सारे क्वेश्चंस गाइस। ओके, HYSD क्या होता है, हमारा माइल्ड स्टील कौन सा होता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम कवर करेंगे गाइस। यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है गाइस जो कि हमने पहले वीडियोस में भी कवर किया है। जैसे कि हम बार के लिए वेट निकालते हैं, उसका जो भी पैरामीटर है, एरिया है, हर एक बार के लिए हम जब साइट पे वर्किंग करते हो सब आपको स्टील के लिए एरिया निकालना होता है। जब आप ऑन साइट वर्किंग करोगे तब आपको पता होगा कि जब आप एक बीम डिज़ाइन करते हो, स्लैब डिज़ाइन करते हो, तब आपको स्टील के जो भी डायमीटर है वो वैरीज होते हैं, उसके लिए जो भी वेट है उसकी क्वांटिटी है स्टील की वो आपको निकालनी पड़ती है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड बार के लिए 6 m हमारे पहले तो डायमीटर ऑफ बार कितने होते हैं 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40। इसमें कि हमारे ए बार हमारे ऑन द साइड नहीं होते गाइज। ओके, 18, 14, 24, 30, 26 उसका ये वेट है गाइज। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको इसका वेट निकालना आना चाहिए। इसका शॉर्टकट से फार्मूला है गाइज 5² डिवाइड बाई 162.2 यानी कि 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यानी कि आपको 6 mm का बार हो इसका वेट निकालना हो तो 6 × 6 डिवाइड बाई 162.2 वो आएगा हमारा 0.0222। ये हमारा
पूरा जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए, कितने बार का कितना वेट निकालते हो। ऑन दिस साइड आपको कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है गाइज, है 5² बाय 162 ये फार्मूला यूज़ किया आपने तो ईजीली आप इसका वेट निकाल सकते हो गाइज ऑन कैलकुलेटर, ऑन कैलसी। जो कि हमारा बेसिक वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ स्टील है गाइज हमारा, जो कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स किया तो आपको 7850 kg स्टील उसमें बैठ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप वेट निकालते हो गाइज यहाँ पर आपको एरिया और पैरामीटर भी ज़रूरत नहीं है, मगर आपको निकालना आ सकता है। कभी साइड पे इम्पोर्टेंट होता है या फिर कभी जब आप साइड पे जाओगे तब आपको वेट ही मेन है गाइज, वेट निकालना तो आना चाहिए आपको, भले आपको एरिया और पैरामीटर कोई नहीं पूछेगा। मगर आपको याद रखना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला हमारा π/4 इंटू d², यानी कि 5/4 इंटू 6 mm का डायमीटर हो तो 5/4 इंटू 6²। इस तरह आपका एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर और वेट आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। ये फार्मूला याद रखना 5²/162। जब आप साइड पे जाओगे तब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। ये यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड वेट है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 mm के लिए अपना वेट है 0.222। उसके बाद 8 mm के लिए 0.395 kg पर मीटर के लिए वेट है गाइज। उसके बाद 10 mm के लिए 0.616, 12 mm के लिए 0.888, 16 mm के लिए 1.5 kg पर मीटर, 20 mm के लिए 2.4 kg पर मीटर, 22 के लिए 2.9 kg पर मीटर। उसके बाद 25 के लिए हमारा 3.8 kg पर मीटर, 28 के लिए हमारा 4.8 kg पर मीटर, 32, 36, 40 के लिए हमारा 9.860 kg पर मीटर, और 36 और 32 के लिए हमारा 6.3 और 7.9 kg पर मीटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। यहाँ पर एक ट्रिक है गाइज, यहाँ पर हमने लिखा है डायमीटर ऑफ बार। जैसे कि आपको 10 सेंटीमीटर यानी 10 mm यानी कि आपको पता है कि 4 इंचेस डायमीटर उसका, 8 इंचेस यानी कि आपको पता है कि 20 mm का बार होता है वो। ओके, तो इंचेस में का आपको फीट में कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाए गाइज, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी वहाँ पर हमने एकड़ क्या होता है, हेक्टर क्या होता है, mm, फीट, पाउंड्स, केजी, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, स्क्वायर फीट, इसका पूरा कन्वर्जन 1 by 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइज। ओके, और एक बात गाइज, आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जो कि हर एक बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग के डिज़ाइन के ऊपर बनाए, आरसीसी डिज़ाइन, उनके जो भी थंब रूल्स है वो हमने पहले भी डिस्कस किए। आरसीसी प्लान के ऊपर, प्लम्बिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, और 1 by 1 हमने वहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया गया। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। वहाँ पर हमने लिफ्ट, स्टेयरकेस का डिज़ाइन देखा है पूरा, उसमें हिडन बीम्स, पूरे स्लैब के 1 वे 2 वे, उसमें सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स क्या होते हैं, उसका पूरा डिज़ाइन और एनालिसिस हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया गया था। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत कुछ आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइज। बात गाइज, हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। यहाँ पर आपको ये PDF चाहिए या फिर ये ड्राइंग फाइल AutoCAD फॉर्मेट में चाहिए .dwg फाइल में, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर इसका पूरा फाइल वहाँ पर आपको मिल जाएगा गाइज फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए। और कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को मिल जाएगा गाइज।
उसके बाद आपको जॉब के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या फिर जॉब के रिलेटेड आपको कोई कॉल चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी गाइज। वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलेगी जॉब के रिगार्डिंग, आपके स्टडी के रिगार्डिंग। ओके, आप चाहे तो हमारे लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है इसके। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम के बारे में, जो भी आरसीसी कॉलम्स होते हैं तो उसमें आप मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में देख सकते हो टिम्बर, मैसनरी, आरसीसी, स्टील कॉलम, कंपोजिट कॉलम। जनरली हम स्टेयर को कॉलम के लिए आपको सर्कुलर कॉलम या फिर स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम यूज़ करते हैं गाइज। और मटेरियल में हम यूज़ करते हैं आरसीसी कॉलम या फिर स्टील कॉलम, स्टील स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज। नेसेसिटी क्या है कॉलम की। ओके, उसके बाद लेंथ इन बीम एंड स्लैब कंस्ट्रक्शन। ओके, अनसपोर्टेड लेंथ किसे कहते हैं, उसके बाद इफेक्टिव लेंथ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर IS 456-2000 टेबल नंबर 12.1 वो भी देखेंगे गाइज। इफेक्टिव लेंथ देखेंगे, उसका टेबल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप इफेक्टिव लेंथ में एज पर 456-2000 एज पर IS कोडल प्रोविजन आपको यहाँ पर देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड इन अ पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि IS का रोटेशन नहीं हो सकता। ओके, रिस्ट्रेंड किया है उसको। एंड बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ये बोथ एंड्स हैं हमारे फिक्स है। उसके लिए आपको थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड रिकमेंडेड वैल्यू लेनी है इफेक्टिव लेंथ के लिए 0.5L, 0.65L, ये यानी कि लेंथ ऑफ कॉलम। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिएगा, जिसके बोथ एंड्स आर फिक्स्ड एंड इफेक्टिवली हेल्ड्स इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। यहाँ पर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यहाँ पर देख सकते हो इसका इफेक्टिव लेंथ चेंज हो सकता है। तो इस तरह हमारे इफेक्टिव लेंथ में 7 to 8 कैटेगरीज है। इफेक्टिव लेंथ आप निकाल सकते हो उसकी यहाँ पर टेबल से। यहाँ पर आप देख सकते हो बोथ एंड्स आर फिक्स, बोथ एंड्स आर फिक्स। यहाँ पर वन एंड फिक्स, वन एंड फ्री। यहाँ पर देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड्स इन अ पोजिशन एंड रिस्ट्रेंट्स अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड अगेंस्ट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन बट डू नॉट हेल्ड इन पोजिशन। उसके लिए आपको 1L यानी कि जो भी आपका लेंथ है वही इफेक्टिव लेंथ एज अ कंसिडर करना होता है। ओके, जो भी इफेक्टिव लेंथ है वही आपको मेन लेंथ से कंसिडर करना होता है गाइज। और वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ रिकमेंडेड एक ही है गाइज, ये आपको कंसिडर करना है 1.2L। ओके, उसके बाद है गाइज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। उसके लिए आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी है 1.5L। उसके लिए आप दे सकते हो यहाँ पर रोटेशन के लिए पार्शियली रिस्ट्रेंट किया है, पार्शियली रिस्ट्रेंट किया है रोटेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर 1.5L इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करनी होती है गाइज। तो आपने देखा कि अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है वन साइड, वहाँ पर बोथ साइड फिक्स है। यहाँ पर रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन बोथ साइड है। यहाँ पर वन एंड में ही रिस्ट्रेंट किया है रोटेशन के लिए। यहाँ पर बोथ पोजीशन एंड रोटेशन के लिए रिस्ट्रेंट किया है गाइज। ओके, यहाँ पर रिस्ट्रेंट नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड एट बोथ एंड्स एंड नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन में आप देख सकते हो जो कि नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन है, इसका आप देख सकते हो 1 कंसिडर किया है। इफेक्टिव लेंथ जो कि मेन लेंथ है वहाँ से आप कंसिडर किए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि IS कोडल प्रोविजन में यहाँ पर आप देख सकते हो IS 456-2000 में इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर टेबल नंबर 28 पेज नंबर 94। कंप्रेशन मेंबर आप कॉलम के लिए कॉलम को आप कंप्रेशन मेंबर कंसिडर कर सकते हो गाइस। ओके,
तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ थियोरेटिकल और आपको रिकमेंडेड की होती है गाइज। तो ये टेबल मेन है गाइज, जो आप कॉलम डिज़ाइन करते हो तब आपको ये टेबल का यूज़ होने वाला है गाइज। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के लिए आपको अलग अलग कंडीशन दिए गए, 7 to 8 कंडीशन से यहाँ पर आपको जो कि इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करनी होती है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, जैसे कि आपने बुक्स में भी देखा था। उसके बाद इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रिस्टेंट अगेंस्ट वन एंड। ओके, उसके जो भी 0.8L 0.7L। उसके बाद इफेक्टिवली हेल्ड इन बोथ एंड्स एंड नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। उसके बाद जो भी 1L कंसिडर करना है। ओके, जो भी लेंथ है वही कंसिडर करनी है गाइस। तो यहाँ पर आपने बुक्स में भी देखा था कि जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है जब आप स्टडी करते हो, तब एनालिसिस करते हो उसका तब। उसके बाद हमारा इफेक्टिव लेंथ में हमारे जो अगली कंडीशन है गाइस, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड वन एंड एंड अदर एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। उसके लिए ये कंडीशन है 1L और 1.2L कंसिडर करनी होती है गाइस। यहाँ पर आपको ये सिम्बॉल्स में दिखाई देगा कि वन एंड में फिक्स है, ओके, रिस्टेंट की है, और वन एंड में फ्री है गाइस। उसके बाद अगली कंडीशन है पार्शियली रिस्टेंट है, सेम कंडीशन है मगर पार्शियली रिस्टेंट किया है, उसके लिए आपको 1.5 कंसिडर करना है। उसके बाद इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड एंड नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। उसके बाद हाँ, पोजीशन में भी यहाँ पर हेल्ड नहीं किया है, उसके आपको 2 कंसिडर करना होता है गाइज। तो एक बार ये सारी कंडीशन आप देख लेना गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर निकालते हो गाइज, यहाँ पर आपको एक सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी पूछी जाएगी कि इफेक्टिव लेंथ जब एक बोथ साइड रिस्टेंट है या फिर रोटेशन में रिस्टेंट है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए आपको इफेक्टिव लेंथ एज MCQ भी पूछा जा सकता है गाइज। यहाँ पर हमारे आखिरी कंडीशन है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एंड नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड। ओके, यानी कि अदर एंड फ्री है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको आपको 2 कंसिडर करना है गाइज। यहाँ पर आपको 4 कंडीशन से यहाँ पर 2 कंसिडर करना है, वन एंड फ्री है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट टेबल है गाइज जब आप कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए डिज़ाइन करते हो गाइज। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे पोजीशंस ऑफ कॉलम, ग्रुपिंग ऑफ कॉलम, उसको एक्सियली कॉलम, बैक्सियल कॉलम, यूनिएक्सियल कॉलम किसे कहते हैं। ओके, वो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पोजीशंस ऑफ कॉलम, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम में क्या डिफरेंस होता है गाइज। उसके बाद रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैटरल रीइंफोर्समेंट, उसके जो भी स्क्वायर और हमारे सर्कुलर कॉलम में जो भी चीज़ें होती है वो हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो बहुत सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइज, कम से कम 100 लाइक तो आपको करना है गाइज, ये आपका टारगेट है गाइज। और उसके बाद हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कॉलम के लिए उसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल, उसका पूरा मैनुअली डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है गाइज वो देखेंगे। गाइज, थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स, जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइज। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइज। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और
हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइज, हैव अ नाइस डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आपको जब आप स्टेयरकेस की डिज़ाइन करते हो तब आपको चाहिए तो एक तो आपको आईएस कोड चाहिए, उसके जो भी टर्म्स चाहिए, कंडीशंस, जो भी नॉर्मल क्रिएचर या फिर बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आपको जो भी डिज़ाइन करते टाइम जो भी लोडिंग होती है वो आपको कंसिडर करनी होती है गाइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग यहाँ पर देख सकते हो, एज पर आईएस कोड क्लॉज नंबर 33.2 ओके 63 पेज, यानी कि आप देख सकते हो 63 पेज नंबर पर डिज़ाइन फॉर आईएस कोड क्लॉज नंबर 33.2 के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग ऑन स्टेयरकेस आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी स्ट्रिप और कितनी लेंथ चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि बुक में लिखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोडिंग निकालते हो यहाँ पर देख सकते हो आईएस कोड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ उन्होंने रूल्स दिए हैं गाइज, जो कि स्पैन और राइट एंगल के लिए अकॉर्डिंग होते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोड ऑफ ऑन एरियाज कॉमन टू द टू सिस्टम टू बी टेकन एज 1/2 इन ईच डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो WN/W/2। इसके बाद यहाँ पर लोडिंग यहाँ पर कैसे दिए, उसके बाद उसका जो भी स्ट्रिप लेंथ लेनी है 150 mm, 100 mm लोडिंग, 150 mm का स्ट्रिप देना है आपको, इफेक्टिव वेट। तो इसका पूरा कैंसिलेशन हम आने वाले एग्जांपल में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। मैनुअल डिज़ाइन में हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो हम चलते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स है सिविल इंजीनियर के लिए वो डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पर आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ अजम्पशन लेने होते हैं, जैसे कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयरकेस पता होनी चाहिए। जैसे कि एज्यूम राइज़र के लिए आपको राइज कंसिडर करना होता है 150 और 180 mm रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और 120-150 mm हमारे जो भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए राइज यानी कि आप की वर्टिकल हाइट को हम राइज बोलते हैं गाइज, और हॉरिजॉन्टल हाइट को, हॉरिजॉन्टल लेंथ को हम थ्रेड बोलते हैं, जहाँ पर आप पैर रखते हो। और राइज यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मिनिमम डिस्टेंस है 150 mm फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड 120 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट होती है हमारी जो भी डॉग लेग के लिए डिवाइड बाय 2 किया, और ओपन व्हील स्टेल के लिए डिवाइड बाय 2.5 किया, तो आपको हाइट ऑफ फ्लाइट मिल जाएगी। उसके बाद आपको अगर नंबर ऑफ राइज़र निकालने हो तो राइज़र अपना कभी भी एक ज़्यादा हो आता है गाइज। हर एक डिज़ाइन प्रोसीजर में राइज़र थ्रेड से एक ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट ऑफ वन फ्लाइट डिवाइड बाय राइज, आपने जितने भी फ्लाइटें डिवाइड बाय राइज किया तो आपको नंबर ऑफ राइजर्स निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड, यानी कि राइज़र में से एक नंबर माइनस किया तो उसको थ्रेड मिल जाएंगे उसके जो भी फ्लाइट है वहाँ से, यानी कि आपको राइज़र एक ज़्यादा होती है हर एक फ़्लाइट में। अगर थ्रेड निकालनी हो तो राइज़र से नंबर से एक माइनस किया तो आपको थ्रेड निकल के आ जाएगी गाइज। उसके बाद हाइट ऑफ फ्लाइट टॉप इजीली निकाल सकते हो, हाइट डिवाइड बाय 2, फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइड बाय 2 या फिर 2.5। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको निकालना होता है विड्थ ऑफ स्टेयर लैंडिंग, जो कि आपकी लैंडिंग विड्थ होती है वो आपकी स्टेयर की ही विड्थ होती है गाइज। उसके बाद अवेलेबल लेंथ लॉन्ग स्पैन -2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग। ओके, उसके बाद आपको कंसिडर करना होता है थ्रेड और अवेलेबल लेंथ डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ थ्रेड्स। ओके, उसके बाद आपको इफेक्टिव स्पैन लेना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका फार्मूला इफेक्टिव स्पैन के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल विड्थ ऑफ वॉल +2 इंटू विड्थ ऑफ लैंडिंग प्लस अवेलेबल लेंथ। ओके, तो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तब तक के लिए हम प्रोसीजर तो देखते हैं 1 बाय 1, जो कि प्रोसीजर होती है लेंथ के लिए, थ्रेड के लिए, इफेक्टिव स्पैन के लिए,
कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्टेयरकेस में हम देखेंगे उसके डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर बाय थंब रूल्स एज पर आईएस कोडल प्रोविजन आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल L/20 to L/25 लेनी होती है गाइस। ओवरऑल डेप्थ अवेलेबल डी अवेलेबल प्लस कवर प्लस D/2 लेना होता है गाइस, ओवरऑल डेप्थ एज्यूम किया तो। मगर इफेक्टिव डेप्थ आपको तो L इफेक्टिव डिवाइड बाय 20 या 25 लेना होता है। ओके, इफेक्टिव डेप्थ के लिए तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और आपने अभी तक देखा राइज़र थ्रेड स्टेयर केस की जो विड्थ होती है, उसके बाद अवेलेबल लेंथ होती है, उसके बाद आप राइज़र और थ्रेड्स के नंबर्स कैसे निकाल सकते हो गाइस। ओके, तो उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे उसका जो भी डिज़ाइन प्रोसीजर उसके बारे में। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, जब आप डिज़ाइन करते हो स्टेयरकेस के लिए आपको उसका लोडिंग कैलकुलेट करना होता है, मेन उसका लाइव लोड डेड लोड। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल पेट ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना हो तो आपको 25 इंटू डी अवेलेबल प्लस इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ राइज डिवाइड बाई थ्रेड स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला यूज़ करना होता है, आने वाले एग्जांपल में देखेंगे इसका डिटेल में। उसके बाद वेट ऑफ स्टेप्स हॉरिजेंटल एरिया 25 यहाँ पर डेंसिटी लिए गाइज। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें एजम्पशन करने होते हैं गाइज, जैसे कि आपको सेल पेट ऑफ लैंडिंग 25 इंटू डी, एजूम लाइव लोड 3 किलो न्यूटन, फ्लोर फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फैक्टर लोड 1.5 जो भी सेल पेट आया हो उसके बाद कैलकुलेट करना होता है गाइज। आप जब लोडिंग निकालते हो उसमें जो भी सेल पेट और लाइव लोड वो ऐड करते हो तब आपको उसका फैक्टर लोड करना होता है, यानी कि आपको 1.5 से वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि आपको टोटल एडिशन ऑफ लोड किया, जो कि आपको डेड लोड ऑफ वेस्ट स्लैब, डेड लोड ऑफ स्टेप्स, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, इसका सबको एडिशन करने के बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करने के किया तो आपको टोटल फैक्टर लोड मिल जाएगा गाइस, लोडिंग के लिए, एक लैंडिंग के लिए और स्टेप्स के लिए अलग से। यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स के लिए निकालना है और नीचे लैंडिंग के लिए निकाला है। जब आप लोडिंग करते हो तब ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस, जब डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें है गाइस। ओके, उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में मेन कंसेप्ट है गाइस डिज़ाइन मूवमेंट निकालना। जब आप डिज़ाइन मूवमेंट निकालते हो उसका जो भी मैक्सिमम मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस। मैक्सिमम मूवमेंट जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी कहा जाता है इसे। जहाँ पर मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हो वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम आपको मूवमेंट निकालने के लिए कुछ फार्मूलेज है, जैसे कि MU लिमिट, XU मैक्स। ओके, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, FE 250 के लिए इतना, 415 के लिए इतना, 500 के लिए इतना। ओके, यहाँ पर आप IS कोड में भी ये मिल जाएगी गाइस, MU लिमिट और XU लिमिट। यहाँ पर हम देखेंगे IS कोड में भी। ओके, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे आज पर IS कोड गाइस आने वाले एग्जाम्पल में। तब तक के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर में आप याद ध्यान में रखना कि ये FE 250 के लिए 0.531D, उसके बाद 500 और 415 के लिए, उसके बाद MU लिमिट 0.149 BD स्क्वायर FCK, 0.138 BD स्क्वायर FCK फॉर FE 415 एंड 0.33 या BD स्क्वायर FCK फॉर FE 500 के लिए। MU limit is less than MU, section can be designed as a singly reinforcement। और सिंगली और डबली का जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर उसके ऊपर डिटेल में आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो नीचे सिंगली RCC लिख देना, मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा इसके लिए। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हो XU AST यानी कि एरिया ऑफ स्टील फॉर मेन
रेनफोर्समेंट। उसके बाद स्पेसिंग निकालना गाइज। ओके, ये जो फार्मूले आपको ऑन स्टैट प्रो या ई टैप से आपको रेडीमेड उसका यमू निकल के आ जाएगा गाइज। ओके, मैक्सिमम जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो निकल के आ जाएगा, बस आपको उसका स्टील निकालना आना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए गाइज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में बी यानी कि आपको 0.12% ऑफ AG लेना होता है गाइज। अपना जो भी स्टील सेक्शन आ जाए, उसका स्टील की क्वांटिटी आ जाए, उसका 12% आपको कंसिडर करना होता है गाइज। उसके बाद स्पेसिंग, इसके जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्पेसिंग मिनिमम चाहिए आपको 5D या फिर 450, विच एवर इज़ लेस। ओके, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की जो कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए स्पेसिंग होती है गाइस। मेन स्टील के लिए आपने स्पेसिंग होती है 3D अवेलेबल इनटू और 300 mm विच एवर इज लेस, यानी कि 1 फीट या फिर 3 × D अवेलेबल। ओके, वो हुई हमारी मेन स्टील के लिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए निकालनी होती है 5D और 450 mm विच एवर इज लेस, और स्पेसिंग है इससे कम आनी चाहिए यहाँ पर। ओके, मिनिमम तो आपको 450 लेनी है गैस। अगर आपको 5D अवेलेबल वो मिनिमम आया तो आपको वो भी ले सकते हो, मगर मिनिमम 450 चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, और मेन स्टील के लिए मिनिमम चाहिए 300 mm स्पेसिंग फॉर मेन स्टील एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। एक एग्जाम्पल है गाइस डॉगलेग स्टेयर के लिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो करना गाइस। इसके पूरे डिज़ाइन देखेंगे, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, उसका पूरा मैनुअली एनालिसिस देखेंगे गाइस। वन स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बेंडिंग मोमेंट, लाइव लोड, डेड लोड कैसे कैलकुलेट किया, उसके जो भी डिज़ाइन मोमेंट है वहाँ से आपने रेनफोर्समेंट कैसे निकाली गाइस। तो उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। ओके, ये आपके लिए टारगेट है गाइस। यहाँ पर हमने पहले भी RCC डिज़ाइन के लिए वीडियोस बनाए गाइस। ओके, जो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो, तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइस। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइस, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर से 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग से यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइस। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जब भी आपका जो भी कंक्रीट ग्रेड हो M15, 10 एक कैसे लिया जाता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो एज पर IS 456/2000 इसी तरह आपको डिज़ाइन करना होता है गाइस। यानी कि यम यानी कि मिक्सिंग प्रोपोर्शन, यम यानी कि मिक्स, M10, 15, 20, 25
ये हमारे ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है उसकी। अगर आपने 150 mm का क्यूब कास्टिंग किया तो 28 डेज़ में आपको ये स्ट्रेंथ मिल जाएगी गाइज। ओके, जैसे कि M10 के लिए 10 न्यूटन पर mm² 28 डेज़ में आपको मिल जाएगी गाइज। उसी तरह हमारे 3 टाइप है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइज। अगर इसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन देखना हो तो आप इजीली देख सकते हो गाइज। इसके पहले भी हमने उसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और इसका रेशियो क्या होता है गाइज। जैसे कि 1:2:4, ओके 1:1.5:1.5:3, M20 के लिए, AM15 के लिए गाइज 1:2:4। ओके, ऑर्डिनरी कंक्रीट है हमारे, जो कि नॉर्मली जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो जब आप M20, M25, M30 ग्रेड यूज़ करते हो गैस। और प्री कास्ट के लिए हमारा M35 पोस्ट टेंशन, और प्री कास्ट के लिए आपका M40 और M35 यूज़ करते हो। हाई हमारे जो भी प्री कास्ट मटेरियल होते हैं उसके लिए गैस। ओके, तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी आती है गाइस। जब आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हो उसका प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि M20 का 1:1.5:3 और 1:2:4 हमारा M15 का है गाइस। ये मिक्सिंग डिज़ाइन के लिए अलग प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि ऑन लैब टेस्टिंग मिक्सिंग डिज़ाइन अलग होता है, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है गाइस इसका। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 150 mm का आपने अगर क्यूब कास्टिंग किया, ओके, तब उसकी स्ट्रेंथ है जो हमारी आ जाएगी 28 डेज़ में। उसने 10 न्यूटन पर mm², इतने क्यूब की 28 डेज़ में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और साइट के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हमारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए। कंक्रीट के लिए हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ये अक्सर क्वेश्चन MCQ टाइप एग्ज़ाम में पूछा जाता है गाइज। कोई भी एग्ज़ाम हो हमारी, जब MCQ टाइप क्वेश्चन आता है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, ये जो दो क्वेश्चन तो आपको फिक्स आ जाएंगे गाइज। एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000 आपको पता होगा गाइस। ओके, ये तो थे हमारे मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए, जो भी कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। इससे ट्री के ध्यान रखने के लिए स्टील का है जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम होता है गाइस, और कंक्रीट का ज़्यादा होता है 1.5। ओके, तो ये चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर आप जब मिक्सिंग ग्रेड निकालते हो या फिर उसकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर निकालते हो, तब आपको एज पर IS कोडल प्रोविजन ही निकालना होता है गाइज। ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि आपको सेफ्टी उतनी मिलेगी कंक्रीट से 1.5 और स्टील से 1.15। ओके, एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में हर एक चीज़ आनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसमें अगर लोडिंग के बारे में देखा जाए तो लोडिंग में आप देख सकते हो लाइव लोड, ये हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी के लिए अलग है, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ये टेबल हम पूरा डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, मगर आपको ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ध्यान में रखना, और जो भी हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, उसके जो भी मिक्सिंग प्रोपोर्शन है वो ध्यान में रखना गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि लोडिंग की कॉम्बिनेशन है गाइज, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेड लोड लोडिंग कॉम्बिनेशन, डेड लोड, लाइव लोड। ओके, नॉर्मली आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए 1.5 ले सकते हो, मगर सर्विसेबिलिटी के लिए आपको 1 ही लेना है गाइज। उसके बाद डेड लोड, लाइव लोड, आप विंड लोड आपको 1.5 और 1.5 दोनों तरफ ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 1 ही लेना है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में।
उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको 1.2 लेना है स्कॉलर्स में, और इसमें आपको 1.8 और 0.8 लेना है गाइस। ये लोडिंग कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करने होते हैं जब आप हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तब। ओके, इससे आपको स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग स्ट्रेट रिवर्सल मिलती है गाइस, स्टेबिलिटी मिलती है। तो गाइस ये जो बीम शेड्यूल है इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हिडन बीम, यहाँ पर है कैंटिलीवर बीम, बीम टॉप, स्टेयरकेस बीम। तो इसकी पूरी डिटेलिंग हमने पहले डिज़ाइंस में कवर की है गाइस। बीम 1 से लेकर हमने B160 to 165 ये सारे बीम्स हमने कवर किए। इसमें कैंटिलीवर में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, हिडन बीम्स में कौन कौन सी कंसीडर कंडीशंस क्रिएट होती है गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज, वहाँ पर आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। एज अ साइट इंजीनियर आपको एक तो प्लान रीड करना आना चाहिए, उसका पूरा डिज़ाइन रीड करना आना चाहिए, उसके बाद एस्टिमेशन आना चाहिए, क्वांटिटीज निकालने आना चाहिए। ओके, जैसे कि आप हमारे वीडियोस देख के सब सीख जाओगे गाइज। ओके, आपने हमारे वीडियोस पहले के देखे नहीं तो एक बार देख लीजिए गाइज। वहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। ये तो हमारा 14 to 15 स्टोरी प्लान है गाइज हाई राइज बिल्डिंग के लिए। आप हमारे वीडियोस देख के हमने पूरा उसका RCC डिज़ाइन कवर किया है, उसमें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कॉलम, बीम शेड्यूल, उसमें क्वांटिटीज़ निकाली हमने, रेट एनालिसिस किया है। हमारे वीडियोस आपने देखे तो आपको G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज। आप अपना घर का डिज़ाइन तो आप इंडिपेंडेंटली बना ही सकते हो गाइज। ओके, बहुत सारे वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाए हैं गाइज, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हमारे बीम्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और फ्लेंज बीम, यानी कि T बीम या रियल बीम कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली, डबली और T बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम यानी कि आप देख सकते हो टेंशन साइड दो ही साइड होते हैं, एक तो कॉम्प्रेशन साइड, दूसरी टेंशन साइड। यहाँ पर आप देख सकते हो टेंशन साइड यानी कि आपको यहाँ पर स्टील प्रोवाइड होता है, उसके बाद कॉम्प्रेशन साइड यानी कि आपको जहाँ पर एज अ कंक्रीट वो पूरा जो लोडिंग है वो कवर कर लेता है गाइस। तो दोनों हाफ सेक्शन है, यहाँ पर उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव साइड, नीचे टेंसाइल साइड। यहाँ पर डबली में आपको दोनों साइड में स्टील देने होते हैं गाइस, मगर सिंगली में बॉटम में स्टील प्रोवाइड करना होता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी T बीम और रियल बीम के लिए कंसेप्ट है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली और डबली में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आपको सीखना होगा कि डबली रेनफोर्स बीम की नेसेसिटी क्या है। जैसे कि आपको डायमेंशन में रेस्ट्रिक्शन हो, जैसे कि आप पूरा मॉल डेवलप कर रहे हो या फिर कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल कंडीशन से आपको जो भी बीम का हाइट है वो कम करना हो, तो अब आप डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो गाइज। ओके, जब आपको मिनिमम उसका डायमेंशन दिया जाता है उसमें ही कवर करना होता है, तब आप डबली रेनफोर्स बीम इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद उसकी नेसेसिटी क्या है डबली की, जहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग लोड्स प्रोवाइड करने होते तब आपको डबली रेनफोर्समेंट बीम की ज़रूरत होती है गाइस उस सेक्शन की। उसके बाद जो भी बीम से सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट और शॉक के लिए, उसके बाद द बीम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक मूविंग लोड्स सच एज क्रेन्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटी है हमारे। उसके बाद देखेंगे हमारे नेसेसिटी में आपने देखा कि आपको अगर डायमेंशन की कम करना हो बीम का, तब आप डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड कर सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे एल बीम, टी बीम। ओके, यहाँ पर एल बीम यानी कि एक ही साइड के आपको फ्लेंज सेक्शन प्रोवाइड करना होता है गाइस, और टी बीम यानी कि आपको टी सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पर। एल बीम और टी बीम यहाँ पर देख सकते हो, एल बीम और टी बीम जो कि बीच में आ सकते हैं हमारा, दोनों तरफ स्लैब हो गया हमारे और बीच में टी बीम होगा गाइस। यहाँ पर आपको 3D व्यू मिल जाएगा इसका। ओके, ट्रांसवर्स स्टील स्लैब, ये टी बीम है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली
और ये हमारा हुआ एल बीम फ्लेंज सेक्शन। तो इसकी भी नेसेसिटी की जानना जरूरी है गाइस। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो बीम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आपको अगर बीम की डेप्थ पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो बीम की डेप्थ होती है 112 to 115 ऑफ द स्पैन। ओके, सिंपली सपोर्टेड के लिए। और कंटिन्यूस के लिए आपको 115 to 120 ऑफ द स्पैन फॉर कंटिन्यूस। ओके, नॉर्मली तो हम 250 to 700 लेते हैं इन द मल्टीपल ऑफ 50। नॉर्मली हमारे बीम की जो साइजेस होती है 250, 300, 350, 400 इसी तरह होती है गाइस। उसके बाद विड्थ ऑफ बीम देखा जाए तो विड्थ के लिए आपको नॉर्मली हम 230 mm का विड्थ यूज़ करते हैं ऑन साइट, ऑन डिपेंड ऑन वॉल होती है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में अच्छी तरह से। ओके, अगर मिनिमम विड्थ लेनी है आपको तो एज पर डिपेंड ऑन वॉल भी ले सकते हो, या फिर ऑन जैसे कि आपका कमर्शियल, रेसिडेंशियल या फिर कोई भी आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का प्लान हो, तब आपको जो भी विड्थ ऑफ बीम होती है गाइस 200, 250, 300, 350 एज पर IS 456 2000 के हिसाब से लेनी होती है गाइस। ओके, तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 230 और उसकी डेप्थ होती है हमारी 250, 300, 350, 400, 250 to 700। ओके, तो ये तो है हमारे साइज़ ऑफ बीम के बारे में गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। आपको थंब रूल्स को पता होने चाहिए गाइस, थंब रूल्स आपको आने चाहिए जो कि साइट पे इस्तेमाल होते हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में कि उसके जो भी वॉल की लेंथ है उसी तरह आपको बीम की जो भी विड्थ है वो लेनी चाहिए गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये जो हमारी बीम की डेप्थ होती है, साइजेस होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 150/500, 150/600, 250/500, यानी कि हमारी नॉर्मली विड्थ होती है 230, 250, 150। ओके, यहाँ पर और उसकी डेप्थ होती है 600, 500, 400 इन मल्टीपल ऑफ 50। कोई भी बीम्स हो, हमारा हिडन बीम, कैंटिलीवर बीम, उसमें जो भी शेड्यूल होता है आपको नॉर्मली उसकी विड्थ मिलेगी 150, 230, 300, 200, 250, 150 और उसकी डेप्थ मिलेगी आपको 600, 500। ओके, इसी रेंज में मिलेगी आपको नॉर्मली। ये जो प्लान है आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना गाइस, और वीडियो को हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी साइज़ ऑफ बीम के बारे में। जो भी क्राइटेरिया होता है साइज़ ऑफ बीम के लिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए बीम की, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और ये सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको 112 to 115 लेना है स्पैन के लिए। ओके, अगर आपका स्पैन 3 to 4 मीटर है तो आपको उसको 1/12 of 3 मीटर, 1/15 of 4 मीटर इसी तरह आपको कंसिडर करना होता है गाइस। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी हमारे बीम का अंडर इनफोर्स हो, हमारे बीम ओवर इनफोर्स हो या फिर बैलेंस सेक्शन हो, तो उसके लिए अलग से कंडीशंस होती है गाइस, जो कि हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे इसको भी। ओके, यहाँ पर आपको न्यूट्रल एक्सिस का कंसेप्ट पता होना चाहिए गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा जो भी मिडल लाइन होती है, यहाँ पर आप न्यूट्रल एक्सिस कंसिडर कर सकते हो इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस, अंडर इन्फोर्समेंट, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, यानी कि आपको क्रिटिकल एक्सिस होती है वो आपको एक्स इस लेटर लेस देन एक्स सी, एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, उसका ही बस फ़र्क होता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर इन्फोर्समेंट और ओवर इन्फोर्समेंट में जो भी डिफरेंस है वो, जैसे कि आपको बैलेंस सेक्शन में एक्स ए इक्वल टू एक्स सी, उसके बाद अंडर इन्फोर्समेंट में एक्चुअल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल एक्सिस, उसके बाद ओवर इन्फोर्समेंट के लिए आपको एक्चुअल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल एक्सिस। ओके, उसके बाद आपको सेम स्टिल मिलेगा बैलेंस सेक्शन में, और इसमें आपको कम ज़्यादा मिलेगा गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील के लिए आपको बैलेंस सेक्शन में दोनों तरफ सेम स्टील मिलेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील
सेम मिलेगा। अंडर रेनफोर्समेंट में आपको टेंसाइल साइड में आपको लेस परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा और ओवर रेनफोर्समेंट में आपको मोर परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा गाइज। ओके, यानी कि अंडर रेनफोर्समेंट आपको परसेंटेज ऑफ स्टील कम होगा, ओवर रेनफोर्समेंट में आपको स्टील ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा होगा गाइज। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर रेनफोर्समेंट, ओवर रेनफोर्समेंट। ओके, और ये बैलेंस सेक्शन के लिए यहाँ पर आपको स्टील यहाँ पर कम मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा गाइज। और बैलेंस में आपको सेम परसेंटेज ऑफ स्टील दोनों साइड में मिलेगा। ये तो हमारी कॉम्प्रेशन साइड है और बीच नीचे वाली हमारे टेंशन साइड है गाइज। ओके, ऊपर कॉम्प्रेशन, नीचे टेंशन साइड है, जैसे कि आप टेंसाइल साइड में बार प्रोवाइड किए होते हैं। अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए फेल्यूर के बारे में, अगर बोथ स्टील एंड कंक्रीट रीचेस द मैक्सिमम परमिसिबल स्टेट एट द सेम टाइम बैलेंस में, अगर अंडर रेनफोर्समेंट में पहले आपको कौन सा स्टील फेल होगा तो आपको टेंसाइल स्टील मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस से अभी तक ज़्यादा पहुँचेगा गाइज। ओके, पहले ये स्टील फेल होगा अंडर रेनफोर्समेंट में। ओवर रेनफोर्समेंट आपको पहले कंक्रीट फेल होगा गाइज। यहाँ पर देख सकते हो जो कि कंक्रीट मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक पहले पहुँच जाएगा, उसीलिए वो फेल होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें अंडर एनफोर्समेंट और एनफोर्स सेक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए ये चीज़ें, और एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज। अगर ये फेल्यूर समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर फिगर में। और एनफोर्समेंट के लिए आपको जो भी दोनों पहले जो फेल होगा वो आपको ओवर एनफोर्समेंट या अंडर एनफोर्समेंट, अंडर एनफोर्समेंट आपको फेल होगा पहले टेंसाइल ए साइड फेल होगी गाइज। ओके, ओवर एनफोर्समेंट में आपको ओवर एनफोर्स स्टील प्रोवाइड किया तो आपको फेल्यूर ऑफ पहले कंक्रीट मिलेगा गाइज। ओके, उसके बाद बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों ही सेम कंडीशन में फेल हो गए गाइज, जब आप ज़्यादा उस पर स्ट्रेस या लोडिंग डालोगे तब। ओके, यहाँ पर अंडर एनफोर्समेंट में पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि अपना स्टील बार पहले फेल हो सकता है। उसके बाद ओवर एनफोर्समेंट में अपना स्टील पहले फेल नहीं होगा, पहले तो कंक्रीट का जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो फेल होगा, उसके बाद स्टील फेल होगा गाइज। यहाँ पर और भी डिफरेंस है मोड ऑफ फेल्यूर से, रिमार्क से। यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियो ऑफ जो भी साइमल्टेनियसली रीच होता है दोनों मटेरियल की, स्टील और कंक्रीट के लिए। अंडर एनफोर्समेंट देखा जाए तो उसका न्यूट्रल एक्सिस से शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, उसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स आल्सो शिफ्टेड अपवर्ड्स होता है। ओके, उसके बाद अंडर ओवर एनफोर्समेंट देखा जाए तो इसका डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड टू द सेटिस्फाइड इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद इसका जो भी CG होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो शिफ्टेड थोड़ा अपवर्ड होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सिस लेस देन एक्सी, एक्सिस ग्रेटर देन एक्सी। यहाँ पर उन्होंने फेल्यूर के बारे में लिखा है गाइज। फेल्यूर टेक्स प्लेस यील्डिंग ऑफ स्टील विच इज gradual type of failure process in the widening of cracks and significant increase in deflection. ओके, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको पहले आपको इंडिकेट किया जाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा पहले, मगर ओवर रेनफोर्समेंट में आपको साइन ही नहीं दिखेंगे। यहाँ पर डेंजरस थिंग है जो कि ओवर रेनफोर्समेंट आप करते हो साइड पे। ओके, बीम में ज़्यादा आप स्टील नहीं डाल सकते, जैसे कि आपको इसका ओवर रेनफोर्समेंट का फेल्यूर होता है वो सडनली होता है और वो एक्सप्लोजिव होता है ज़्यादा। ओके, इट्स ऑकर विदाउट साइन। ओके, तो आपको जब भी आप वो डिज़ाइन करते हो तब आपको अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन ही डिज़ाइन करना होता है गाइस बीम में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक डिज़ाइनर के लिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। ओके, तो आपने
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किए, बैलेंस सेक्शन के बारे में, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट के बारे में। आपको ज़्यादातर ओवर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना होता है इस साइड पे, अंडर एनफोर्समेंट ही लेना है, क्योंकि उसका फेलियर होता है वो सडनली होता है, कोई इंडिकेशन नहीं देता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ, नए एस्टिमेशन और के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते और रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी इसमें। हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइस, लर्निंग पर्पस के लिए, अच्छा है आपके लिए, एक बार देख लेना गाइस। थैंक यू।